हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामाजिक अध्ययन कक्षा 8वीं के इतिहास का पार्ट 1 में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन किया था और अब आज हम पार्ट 2 यानी भाग 2 जो लेकर आए हैं उसमें हम इतिहास के और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत कर्जन से नेहरू और उनके पश्चात नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पत्रकार दुर्गादास थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भारत कर्जन। लॉर्ड कर्जन आपने नाम सुना होगा। लॉर्ड कर्जन से लेकर नेहरू और उनके पश्चात नामक एक पुस्तक पत्रकार दुर्गादास द्वारा लिखी गई है। 19वीं सदी में समाज सुधार की जो लहर बंगाल में उठी उसे क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण। 19वीं सदी में समाज सुधार की जो लहर बंगाल में उठी थी उसे पुनर्जागरण कहा जाता है। राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, कलकत्ता, बंगाल में। बंगाल के रहने वाले थे। कई बार राज्य पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि राजा राममोहन राय का संबंध किस राज्य से है, तो याद रखिएगा बंगाल। वर्तमान नाम पश्चिम बंगाल। ब्रह्म सभा का गठन किसने किया था? तो ये किया था राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म सभा का गठन किया गया था। ब्रह्म सभा का गठन कब हुआ? 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा का गठन हुआ था। ब्रह्म समाज नाम जो 1829 में पड़ा। ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म सभा का ही नाम क्या है? ब्रह्म समाज है। ब्रह्म सभा का गठन तो 1828 में हुआ था, लेकिन 1829 में ब्रह्म समाज का सभा का नाम परिवर्तित करके ब्रह्म समाज कर दिया गया था। राजा राममोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा के विरुद्ध कब कानून बनाया गया? 1829 में ही राजा राममोहन राय के प्रयासों से बंगाल में जो है सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध किस राज्य से है? बंगाल से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संबंध बंगाल से है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया? 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए कई प्रयास किए कि जो विधवा स्त्रियां हैं उनका पुनर्विवाह होना चाहिए, और इसका उन्होंने एक अच्छा उदाहरण पेश करते हुए अपने पुत्र का विवाह एक विधवा स्त्री से करवाया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसकी अगुवाई में की गई? ज्योतिबा फुले की अगुवाई में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी पुणे में। प्रार्थना समाज का गठन कहाँ किया गया? प्रार्थना समाज का गठन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। ज्योतिबा फुले ने बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए किसे नियुक्त किया था? सावित्रीबाई, जो कि उनकी पत्नी थी। तो ज्योतिबा फुले ने बालिकाओं के लिए विद्यालय खोले थे और उन विद्यालय में पढ़ाने के लिए महिला शिक्षिका की आवश्यकता थी। जब उनको कोई महिला नहीं मिली तो उन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं पढ़ाया, जिनका नाम सावित्रीबाई था, और फिर वो बालिकाओं को पढ़ाने लगी थी। सैयद अहमद खां का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो सैयद अहमद खां जो है इनका जन्म दिल्ली में 1817 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में कब हुआ, किसने की थी? 1875 में सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की, जिसको आज हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आंखें, यह कथन किसने कहा था? सैयद अहमद खान ने यह कथन कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत माँ की दो आंखें हैं। कौमी एकता की मिसाल सैयद अहमद खान मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने विश्वविद्यालय और स्कूलों की स्थापना की। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना
किसने की थी? सैयद अहमद खान। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ये कई प्रकार के सुधार मुसलमानों में करना चाहते थे, जिससे कि अपन ने देखा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को आज हम जानते हैं, जो कि सैयद अहमद खान द्वारा ही स्थापित किया गया था। ये कॉलेज इन्हीं द्वारा बनाया गया, जो वर्तमान में एक विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है। सैयद अहमद खान का देहांत कब हुआ, कहाँ हुआ? इनका देहांत अलीगढ़ में हुआ था 1898 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद जो थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? मथुरा में ज्ञान प्राप्त किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया था? 14 वर्ष की उम्र में। अब 14 वर्ष की उम्र काफी छोटी उम्र होती है, उस वर्ष में ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने गृह त्याग किया और कई प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त की। उनकी कुछ शिक्षाएं जो आज हमारे लिए उपयोगी है वो देखिए। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। सबसे प्रेम पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए और अविद्या का नाश और विद्या का विकास करना चाहिए। विदेशी दासता को अभिशाप कौन मानते थे? स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को अभिशाप मानते थे। स्वधर्म, स्वदेश व स्वभाषा शब्दों का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने सबसे पहले स्वदेश, स्वभाषा और स्वधर्म का प्रयोग किया था। स्त्रियों और दलितों को वेद अध्ययन का अधिकार दिलाना, बाल विवाह का विरोध करना तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना किस समाज की देन है? आर्य समाज की देन है। आर्य समाज की स्थापना किसने व कब की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। वर्तमान में संचालित आर्य गुरुकुल और डीएवी स्कूल किससे संबंधित हैं? ये स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित हैं। आर्य गुरुकुल और डीएवी स्कूल का आपने नाम सुना होगा। ये दोनों ही स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित हैं। इन्हीं के नाम से ये चलते हैं। विवेकानंद का जन्म कब व कहाँ हुआ था? विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण जी से विवेकानंद ने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया था? वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया था विवेकानंद जी ने। ध्यान रखिएगा, कौन सा ज्ञान लिया था? विवेकानंद जी ने वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया था रामकृष्ण जी से। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को क्या नाम दिया था? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। विविदिशानंद नाम दिया था रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम किसने दिया था? खेतड़ी झुंझुनू के महाराज ने यह नाम उनको दिया था, जिन्होंने इनको शिकागो भेजा था। विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? सितंबर 1893 ईस्वी में विवेकानंद ने अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन की एक सभा आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने भाग लिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का विकास भारत में किसने किया? ये एनी बिसेंट नाम की एक महिला थी, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्रीमती एनी बिसेंट ने भारत में कहाँ रहकर समाज सुधार के कार्य किए? ये बनारस में रही और बनारस में रहकर इन्होंने भारत में समाज सुधार के कार्य किए। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करने वाली महिला श्रीमती एनी बिसेंट थी। जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था वो वर्तमान में बनारस विश्वविद्यालय का रूप ले चुका है। ज्ञान की कुंजी यूरोप वालों के पास नहीं
बल्कि भारत वालों के पास है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने कहे थे श्रीमती एनी बेसेंट के लिए, क्योंकि श्रीमती एनी बेसेंट भारत में रहकर भारत के लोगों से ज्ञान प्राप्त कर रही थी। तो ये वैलेंटाइन शिरोल ने देखा और उन्होंने कहा कि ज्ञान की कुंजी भारत यूरोप वालों के पास है, यूरोप वालों के पास नहीं बल्कि भारत वालों के पास है। यह कहकर उन्होंने भारत के लोगों का मान बढ़ाया और उन्होंने एनी बेसेंट को देखा कि एनी बेसेंट वाकई में भारत के लोगों से बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर रही हैं। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने व कब की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में की थी। बंजारा परिवार में जन्मे गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोविंद गुरु का जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर जिले में हुआ था। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना कब की थी? 1883 ईस्वी में गोविंद गुरु ने जो है संप सभा की स्थापना की। प्रश्न ये भी आ सकता है कि संप सभा की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद गुरु ने की थी। और कब की? तो 1883 ईस्वी में की थी। मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में सभा का आयोजन कब किया गया था? 1913 में जो है मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गुरु द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अंग्रेजों द्वारा शांतिपूर्वक सभा कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। सुरजीत भगत, जिनको सुरमल दास भी कहा जाता है, का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लसोड़िया में। बहुविवाह और दहेज प्रथा को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना 1889 में कहाँ की गई? अजमेर में की गई थी। बहुविवाह और दहेज प्रथा को नियंत्रित करने के लिए कौन सी सभा की स्थापना हुई थी? राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी। कब हुई थी? 1889 में हुई थी। सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कहाँ लगाई गई थी? बूंदी रियासत में 1822 ईस्वी में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी। 1834 ईस्वी में कन्यावध को सबसे पहले कहाँ गैर कानूनी घोषित किया गया? कोटा। कोटा रियासत ने कन्यावध को 1834 में सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया था। जोधपुर ने त्याग प्रथा पर रोक कब लगाई थी? 1841 ईस्वी में सर्वप्रथम त्याग प्रथा पर जोधपुर रियासत द्वारा रोक लगाई गई। मानव व्यापार पर सर्वप्रथम पाबंदी लगाने वाली रियासत कौन सी थी? जयपुर रियासत थी, जिसने 1847 ईस्वी में मानव व्यापार पर सर्वप्रथम पाबंदी लगाई थी। उदयपुर ने डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई? डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम उदयपुर ने रोक लगाई थी 1853 ईस्वी में। हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह पर सरकार ने कब एक्ट पारित किया था? 1929 ईस्वी में हरविलास शारदा के प्रयासों से जो है बाल विवाह पर सरकार ने एक्ट पारित किया कि बाल विवाह गैर कानूनी है। यह एक्ट 1929 में आया था हरविलास शारदा के प्रयासों से। अपने घर के मंदिर के दरवाजे सभी वर्गों के लिए खोलकर जातिगत भेदभाव मिटाने का प्रयास अलवर में किसने किया था? पंडित हरिनारायण शर्मा थे, जिन्होंने जातिगत भेदभाव मिटाने का अलवर में प्रयास किया था। उन्होंने अपने घर का जो मंदिर था उसमें सभी वर्ग के लोगों के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए थे। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस महाराजा ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? महाराजा जय सिंह, जो कि अलवर के थे, उन्होंने हरिनारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने अंग्रेज कंपनी को पूरे भारत में बगैर चुंगी के व्यापार करने की अनुमति कब दी थी? 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने अंग्रेज कंपनी को पूरे भारत में बिना किसी चुंगी के व्यापार करने की अनुमति दी। अब क्यों दी? उन्होंने 3000 रुपए वार्षिक एक साथ जमा कर लिया गया कि भाई आप ऐसा कीजिए कि 3000 रुपए वार्षिक
सालाना जो है मुगल सम्राट के दरबार में आप जमा कर दीजिए और आपको पूरे भारत में कहीं भी चुंगी देनी नहीं पड़ेगी। मुगलों के मयूर सिंहासन को किस नाम से जाना जाता है? तख्ते ताउस के नाम से मुगल सिंहासन को जाना जाता था, जिसको मयूर सिंहासन भी कहते थे, तख्ते ताउस। मीर कासिम ने कंपनी के गवर्नर को प्रत्यक्ष लूटमार के संदर्भ में पत्र कब लिखा था? 1762 में मीर कासिम ने कंपनी के जो गवर्नर थे उनको पत्र लिखा कि जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो प्रत्यक्ष रूप से लूटमार करते हैं, व्यापारियों को भी लूटते हैं और जो ग्राहक आते हैं उनको भी लूटते हैं, भारतीयों को बुरी तरह से लूटा जा रहा है। इस प्रकार का जो विरोध है मीर कासिम ने 1762 में गवर्नर को पत्र लिखकर जाहिर किया था। ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की आलोचना तथा संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने जो है ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की आलोचना भी की थी और संपत्ति के निकास का सबसे पहले विरोध भी इन्होंने ही किया था। अब देखिए, जो 8वीं की पुस्तक है उसमें तरह तरह के कई प्रकार के प्रश्न जुड़े हुए हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं और उन सभी प्रश्नों को इसमें ऐड किया गया है, क्योंकि कहीं पर मुगल प्रशासन के प्रश्न आते हैं, कहीं पर अंग्रेजी प्रशासन के प्रश्न आते हैं, कहीं पर मुगल राजपूत संबंध आता है, 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ये सभी प्रश्न जो हैं हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं और सभी प्रश्नों को इसमें ऐड किया गया है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा हमारे चैनल पर संविधान से संबंधित प्रश्न, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास से संबंधित प्रश्न भी डाले गए हैं और कक्षा 6ठी और 7वीं के एक एक वीडियो जिसमें पूरा इतिहास बनाया गया है, पूरे इतिहास का एक वीडियो बनाया गया है, वो भी ऐड किया गया है। तो उन वीडियो को भी आप देखना ना भूलिए, जो आपके लिए काफी मददगार होंगे और सभी प्रश्नों को उसमें समावेश किया गया है, कोई भी प्रश्न उसमें छोड़ा नहीं गया है। और 8वीं के वीडियो को पार्टों में इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि सभी प्रश्न एक साथ जो है आप पढ़ सके, अलग अलग पार्ट जो है आप पढ़ सके, क्योंकि एक साथ एक वीडियो काफी बड़ा हो जाता और उस वीडियो में आप के कुछ प्रश्न छूट जाते हैं तो आप इतना बड़ा वीडियो एक साथ देख नहीं पाते और ये छोटे छोटे टुकड़ों के वीडियो आप देख पाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय परंपरागत उद्योगों के नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विऔद्योगीकरण कहलाती है। भारतीय परंपरागत उद्योगों के नष्ट होने की प्रक्रिया विऔद्योगीकरण कहलाती है। जब औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ, मशीनों से कार्य प्रारंभ हुआ, तो जो भारत के परंपरागत उद्योग थे वो नष्ट होने लगे और उस नष्ट होने की प्रक्रिया को जो भारतीय इतिहासकार हैं उनके द्वारा विऔद्योगीकरण नाम दिया गया। बंबई और कलकत्ता व्यापारिक बंदरगाह के रूप में कब विकसित होने लगे? 1780 ईस्वी में बंबई और कलकत्ता व्यापारिक बंदरगाह के रूप में विकसित होने लगे। ब्रिटिश काल में किस कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियनों का अनुपात बढ़ा दिया गया था? पील कमीशन। पील कमीशन ने जो सिफारिश की थी और उस आधार पर जो है भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियन सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। 1861 के भारत परिषद के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर की कार्यकारिणी में साधारण सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 5 कर दी गई। पहले जो सदस्य संख्या 4 थी, इसको बढ़ाकर 5 कर दिया गया 1861 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। विधान परिषद को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा विधान परिषद को जो संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई। चुनाव पद्धति की शुरुआत का प्रावधान कौन से भारत परिषद अधिनियम में पारित किया गया? 1892 के भारत परिषद अधिनियम में पारित किया गया।
भारत परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न को परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत सचिव मार्ले और गवर्नर मिंटो जो थे, जिनके नाम से मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 पारित हुआ था, उनको सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1909 के अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन की पद्धति को लागू किया था। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा की गई। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था यानी दोहरी शासन व्यवस्था को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया, जिससे प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में, ध्यान रखिएगा कहां पर, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। 1919 का भारत सरकार अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से 1919 का भारत सरकार अधिनियम जाना जाता है। इसमें मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड गवर्नर थे। भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसके तहत भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। अब देखिए, जो अधिनियम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसके बहुत सारे अनुच्छेद भारतीय संविधान में एज इट इज लिए गए हैं, और अधिकतर जो अनुच्छेद 1935 के अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान में कुछ संशोधन के साथ स्वीकार कर लिए गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, इसके ये टॉपिक आपको जहां से भी पढ़ने को मिले, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसके सारे प्रश्न हमने इसमें ऐड किए हैं। तो आइए देखते हैं, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में। अब देखिए, पिछला प्रश्न था कि प्रांतों में जो द्वैध शासन है वो समाप्त किया गया 1935 के अधिनियम से, और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी जगह से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। बर्मा को भारत से किस अधिनियम के तहत पृथक किया गया था? भारत शासन अधिनियम के तहत जो है बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? भारत शासन अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय बनाया गया। 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 260 सदस्य जो हैं निर्धारित किए गए, जिसमें से 104 सदस्य देशी रियासतों से लिए गए थे, 156 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों से, और 3 वर्ष बाद 1/3 यानी 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते थे। और इस प्रकार की व्यवस्था वर्तमान में राज्यसभा में भारत में भी की गई है। वर्तमान में 250 सदस्य जो हैं उसमें रखे गए हैं, और अलग अलग प्रांतों से, केंद्र शासित प्रदेशों से इनकी संख्या निर्धारित की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय सभा, जिसको निम्न सदन भी कहते हैं, में सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? ये 375 सदस्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें से 125 सदस्य देशी रियासतों से आते थे, 246 सदस्य जो है सांप्रदायिक और अन्य वर्गों के थे, और 4 जो अप्रांतीय थे, यानी कि जो व्यापार, उद्योग और श्रम से जुड़े हुए लोग थे, उनको भी इसमें शामिल किया जाता था संघीय सभा में, जिसको निम्न सदन भी कहा गया। अब निम्न सदन संघीय सभा को कहा गया, तो उच्च सदन कौन सा होगा? राज्यसभा उच्च सदन होगा।
भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? संघ सूची में 59 विषय थे, प्रांतीय सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। ये भी जो है भारतीय संविधान में लिए गए संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची इसमें संघ और प्रांतों से जुड़े हुए मामले रहते हैं, तो ये सब आपको भारतीय संविधान में पढ़ने को मिलेगा। 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा में किस नाम से जाना जाता है? मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। 1854 में चार्ल्स वुड ने एक डिस्पैच निकाला था जिसे भारतीय शिक्षा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, एक तरह से अधिकार पत्र। क्या अधिकार आपको होने चाहिए? वुड के डिस्पैच के अनुसार उच्च शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? अंग्रेजी भाषा में उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए। ब्रिटिश काल में भारत सरकार के किस शिक्षा सलाहकार ने 6 से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की थी? सर जॉन सर्जेंट जो थे, उन्होंने ब्रिटिश काल में ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में कहा था। समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कौन सा एक्ट पारित किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, जिसमें अंग्रेज सरकार द्वारा किसी भी समाचार पत्र को बंद या प्रतिबंधित किया जा सकता था। लॉर्ड रिपन के काल में किस विधेयक द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेज न्यायाधीशों के समान अधिकार दिए गए? इल्बर्ट बिल या इल्बर्ट नामक विधेयक आया था, जिसमें भारतीय न्यायाधीशों को भी अंग्रेज न्यायाधीशों के समान अधिकार दिए गए थे। लॉर्ड रिपन के काल की बात है, जिसका अंग्रेजों ने खुलकर विरोध किया था। 1839 में जयपुर की राजमाता को किस पद से हटा दिया गया था? अभिभावक पद से जयपुर की जो राजमाता है उनको 1839 में हटा दिया गया। किस ब्रिटिश एजेंट द्वारा न्याय विभाग को शासन विभाग से पृथक कर दिया गया था? थर्सबी नामक एक ब्रिटिश एजेंट था, उसके द्वारा न्याय विभाग को जो शासन विभाग से पृथक कर दिया गया। ब्रिटिश काल में राज्य का सर्वोच्च न्यायालय क्या कहलाता था? महकमा खास जो होता था वो सर्वोच्च न्यायालय कहलाता था। रियासतों में नाबालिग राजकुमारों के राजा बनने पर पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में किस परिषद का गठन किया गया? अभिभावक परिषद का गठन किया गया था। जब राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो कई राजकुमार नाबालिग रहते थे तो राजा बनते थे, तो उनके लिए पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में एक परिषद का गठन किया गया जिसे अभिभावक परिषद कहा जाता है। अभिभावक परिषद का गठन सबसे पहले कब वो कहाँ किया गया? उदयपुर में किया गया 1861 में। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर किस रियासत में न्याय व्यवस्था लागू की गई? बीकानेर रियासत में जो सबसे पहले शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई, यानी शक्तियों का विभाजन करके न्याय व्यवस्था लागू की गई। बीकानेर रियासत में 1922 ईस्वी में उच्च न्यायालय के अनुरूप कौन सा न्यायालय स्थापित किया गया? मुख्य न्यायालय, जो उच्च न्यायालय के अनुरूप ही बनाया गया बीकानेर रियासत में। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के अनुरूप राजस्थान की सभी रियासतों में न्याय व्यवस्था कब लागू की गई? 1930 में। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के समान ही जो राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी उन सभी रियासतों में जो है 1930 में न्याय व्यवस्था लागू की गई। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किस क्षेत्र में से हुआ था? अजमेर से जो है अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था। अजमेर में राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए किस कॉलेज की स्थापना की गई? मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी अजमेर में। कांग्रेस की पहली बैठक 1885 ईस्वी में कहाँ आयोजित की गई? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में यह बैठक आयोजित की गई थी। अब यह बैठक आयोजित इसलिए की गई थी कि अलग अलग कई संगठन भारत में थे और उन सभी संगठनों का मिलजुल कर एक संगठन बनाना था। इस उद्देश्य से ए.ओ. ह्यूम जो थे उन्होंने एक बैठक आयोजित की जो कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई, जिसे कांग्रेस की पहली बैठक
भी कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना इसी बैठक में 1885 में ह्यूम द्वारा की गई थी। अंग्रेज विरोधी असंतोष को वैधानिक रूप देने के लिए ह्यूम ने किस संस्था का गठन किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बंगाल के व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे बंगाल के व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि व्योमेश चंद्र बनर्जी कहाँ के थे? तो बंगाल के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करता थे, ये इसके जनरल सेक्रेटरी रहे। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने किन समाचार पत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ लेख लिखे थे? मराठा और केसरी समाचार पत्रों में लेख लिखे थे। राजनीतिक आंदोलन का मार्ग दिखाने के कारण उग्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? उग्रवाद का जनक भी जो बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, यह कथन किसने कहे थे? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे कि अंग्रेजी नौकरशाही से आप अनुनय विनय करोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। बाल गंगाधर तिलक ने कौन से उत्सवों के माध्यम से देश में नई जागृति पैदा की थी? शिवाजी और गणपति महोत्सव के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने एक नई जागृति पैदा की थी। प्लेग कमिश्नर की हत्या किसने की थी? चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या की गई थी। होम रूल आंदोलन का संचालन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने जो है होम रूल आंदोलन का संचालन किया था। बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से लखनऊ समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई? 1920 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ था, जिसको बंग भंग भी कहा जाता है। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। गरम दल के लाल बाल पाल कौन थे? लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब के थे। बाल जो कि महाराष्ट्र के थे, बाल गंगाधर तिलक। और पाल जो कि बंगाल के थे, विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल के नाम से गरम दल के इन मुख्य 3 नेताओं को जाना जाता है, जो कि पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल के थे। दिल्ली के शाही दरबार में बंगाल के विभाजन को कब निरस्त कर दिया गया? दिसंबर 1911 में जो दिल्ली में एक शाही दरबार आयोजित हुआ था, जिसमें बंगाल के विभाजन को निरस्त कर दिया गया। भारत की राजधानी को अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता से कब दिल्ली स्थानांतरित किया गया? दिसंबर 1911 में जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, उसमें ही कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया। तो इस प्रकार की कक्षा 8वीं में दिए गए पार्ट 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज हमने पढ़ा है। पार्ट 3 में भी और बाकी के शेष क्वेश्चन आपको लिए हम लेकर आएंगे। तो जल्द ही पार्ट 3 भी आपके लिए आएगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।